परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और वो लोग अक्सर रहते हैं खामोश। वो लोग अक्सर रहते हैं खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन मंजिल के इस परिवार में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड बीएड का लगातार हम क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और उसी कड़ी में आज का भी क्लास बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहेंगे सर ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों हो जा रहा है, आज का क्लास इतना इंपॉर्टेंट होने के पीछे का रीजन क्या है? तो भाई साहब, आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ना, आज जो बताने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम क्या है? तो शिक्षण योग्यता की अवधारणा, यानी कि सीधे से अर्थों में कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। भाई साहब, टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ कॉन्सेप्ट होगा ना? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि आप बिना कॉन्सेप्ट का कोई भी चीजें नहीं पढ़ा सकते हैं, नहीं टीचिंग कर सकते हैं। और बिना कॉन्सेप्ट का यदि आप पढ़ा रहे हैं ना, तो आप समझ जाइए जैसे झोला छाप डॉक्टर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। यानी कि 2 अक्षर जान नहीं लिया और सबको दवाई बांट ले घूम रहा है, वैसे ही झोला छाप मास्टर भी होता है, 2 अक्षर का ज्ञान नहीं हो गया और पढ़े ले घूम रहा है। तो भाई साहब, जिस प्रकार से झोला छाप डॉक्टर इलाज करता है, वैसे ही आपको झोला छाप मास्टर पढ़ा करके चला आएगा, क्योंकि उसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, अच्छे तरीके से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो भाई साहब, झोला छाप डॉक्टर से इलाज नहीं कराइएगा और झोला छाप मास्टर से कभी पढ़िएगा नहीं, न पता चलेगा कि आधे रास्ता में आपका जो है ना प्राण पखेरु उड़ जाएगा। तो सतर्क रहिएगा। तो भैया, हम आज जानने वाले हैं कि आखिर टीचिंग के लिए जो है ना कॉन्सेप्ट क्या है। यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल होना ही चाहिए। और कॉन्सेप्ट के अनुसार यदि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, डील करते हैं, आप क्लास में जाते हैं, तो उससे पहले आपको पता है कि भाई साहब, हम मास्टर साहब बन करके यहाँ पे आए हुए हैं और बच्चे सारे यहाँ पे पढ़ने के लिए प्रेजेंट हैं। तो भैया, आपके पास पढ़ाने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, समझाने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किस प्रकार से आप चीज़ों को डील करेंगे ये आपको भली भांति आना चाहिए। यानी कि पूरा ओवरव्यू आज आपको हम जो है ना एक ही झोली में डाल देने वाले हैं। यानी कि इस पूरे वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा कि आखिर हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम अच्छा मास्टर बन कर के आए। ऐसा ना हो कि बच्चे हमारे मजाक उड़ाएं, क्लास में गए तो बच्चा आप ही के ऊपर चढ़ गया, यानी कि क्या है, बच्चा आपसे तेज निकल गया। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है जब टीचर के पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। आप देखे होंगे बहुत बार टीचर का मजाक उड़ जाता है क्लास में। और मजाक क्यों उड़ता भाई? क्योंकि वो टीचर जो है ना, वो टीचर के लायक नहीं था, इसीलिए मजाक बच्चों ने उड़ा दिया और बच्चा टीचर के ऊपर हावी हो जाता है। तो भैया, ऐसा ना हो कि आप भी क्लास जाएं और बच्चे आप ही के ऊपर हावी हो जाएं और मास्टर साहब का पेंट गीला हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कब नहीं होगा? जब आपको पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट पता होगा। तो चलिए भैया, आज से हम शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपका भी पेंट गीला ना हो और पेंट गीला होने से बच जाएं भैया। चलिए, मास्टर साहब आप भी कहलाने के लायक हैं, क्योंकि आप अब करने जा रहे हैं बीएड। चलिए, आपको हम कुछ बता देते हैं। सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। सर, परिचय किसका? तो शिक्षण योग्यता की अवधारणा का परिचय। यानी कि सीधे से अर्थों में हम सर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तो आप जानिए, परिचय में हम डिटेल आपको बता देंगे क्या है ओवरव्यू। देखिए, जैसे कहते हैं शिक्षण की योग्यता का अर्थ क्या है, तो अर्थ ये है भैया कि शिक्षक के भीतर मौजूद वे सारी विशेष योग्यताएं जो उसे प्रभावी शिक्षण, देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण यानी कि आप जो पढ़ा रहे हैं ना, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। यानी कि आप जो प्रभाव छोड़ रहे हैं पढ़ाने के दौरान, वो गुण आपके अंदर होना चाहिए। और क्या है? प्रभावी शिक्षण कार्य करने का और क्या है, सहायता प्रदान करती है। यानी कि यदि आप कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, तो आप जब भी क्लास में जाएंगे, किसी भी क्लास में आपको खड़ा कर दिया जाएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट आपको बेहतर टीचर बना देगा और स्टूडेंट के माइंड में एक इमेज आपका जो बनेगा ना, वो क्लियर बनेगा कि भैया बढ़िया मास्टर है।
हाँ, बढ़िया मास्टर है और बढ़िया मास्टर पढ़ा रहा है, तो ऐसा होना चाहिए। तो क्या है, प्रभावी शिक्षण जो है ना आप जान पाते हैं, यानी कि आप अच्छे तरीके से पढ़ा पाते हैं जब आपको पता होता है कि पेडागोजी या फिर जो टीचिंग एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद इसमें ज्ञान, कौशल, रुचि, संप्रेषण, कला, सहनशीलता, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता शामिल होती है। क्या क्या चीजें शामिल होती है हमने बता दिया। सबसे पहले भैया आपको ज्ञान होना चाहिए, यानी कि सर ज्ञानी हमको बनना पड़ेगा क्या? भाई साहब ज्ञानी नहीं बनना पड़ेगा। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे ना जिनको सब्जेक्ट का ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल सर ज्यादा होता है, वो हर एक चैप्टर को रटा हुआ है, हर एक पेज को रटा हुआ है, वो आपको बता देगा कि पेज नंबर 36 में ये है, और कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका क्वेश्चन का जवाब भी बता देगा कितना नंबर पेज में है। तो भैया उसके पास ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन क्या है वो ज्ञान को प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। आप क्लास के सामने उसको खड़ा कर देंगे ना तो उसका भी क्या है, पेंट में पेशाब हो जाएगा, कहेगा यार बता नहीं पाएंगे क्लासवा में, लेकिन तुम हमको साइड में पूछ लेना सब बता देंगे। तो ये कोई काम का ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, ये ज्ञान आपको नौकरी लेने के लिए मदद कर सकता है। एग्जाम में बैठेंगे तो वहां कोई पूछने वाला नहीं होगा, ना आपको बताना पड़ेगा, टिक करेंगे या क्लिक करेंगे तो भैया हो गया नौकरी। तो उस सब के लिए सही है, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, कौशल आपके पास होना चाहिए, यानी कि उसको बताने का तरीका, समझाने का तरीका, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ जाए। रुचि यानी कि आपको पढ़ाते समय ऐसा ना हो कि बच्चे सोने लगे। भाई साहब ऐसा है कि मास्टर साहब यहाँ पढ़ा रहे हैं और बच्चे उधर सो रहे हैं, या बच्चे उधर गप कर रहे हैं, या बच्चे उधर आपका जो बात है वो सुन ही नहीं रहे, तो कोई पढ़ाने का मतलब नहीं रह जाता है। आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, और ऐसे शिक्षक कभी भी प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। दूसरा, संप्रेषण की कला होना चाहिए, कम्युनिकेशन का स्किल होना चाहिए। आप जो चीजें जान रहे हैं वो बच्चों को बता पाएंगे, वो समझा पाएंगे, वो एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसका डिटेल कर पाएंगे, तब आपके जो है ना एबिलिटी में 4 चांद लग जाएगा भैया, संप्रेषण की कला। उसके बाद सहनशीलता भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा आपसे सवाल किया और आप उस पर रूड हो गए, गुस्सा में आ गए कि भाई तुम सवाल कैसे किया, बैठो। ऐसा होता है, बहुत सारे टीचर क्या डांट देते हैं, धमका देते हैं, अरे बैठो रे नालायक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर का गुण होता है आप सहनशील हो, सहनशील हो, कूल माइंड वाले हो कि कोई बात नहीं है, सवाल भी किया गया तो कोई नहीं, उसको एक्सेप्ट करेंगे। भले आप जवाब नहीं जानते हैं तो टीचर के पास वो गुण होना चाहिए कि भैया आप किसी के सवालों को कैसे स्किप करते हैं, कैसे उससे चेंज करके आप टॉपिक को चेंज करके दूसरे टॉपिक पर आ जाएंगे। बच्चा को लगेगा भी नहीं कि मास्टर साहब इसका आंसर वह नहीं जान रहे थे। लेकिन क्या है, बहुत मास्टर सोचे लगता है क्वेश्चन वह पूछ दिया, आप नहीं बताएंगे तो क्या सोचेगा। अरे भाई आप टीचर हैं तो आपके अंदर वो गुण होना चाहिए कि उस क्वेश्चन से आप कैसे स्किप कर जाएं, कि बच्चा को पता ही ना चले मास्टरवा नहीं जान रहा है उत्तर। वो गुण आपको होना चाहिए ना। तो कहां से आएगा, यहीं से आएगा भैया। वो नहीं जान रहे तो फिर आप अच्छा मास्टर है ही नहीं, कहीं ना कहीं फंसी जाएंगे। आगे क्या है, नेतृत्व करने की क्षमता, यानी कि लीडरशिप स्किल आपके पास होना चाहिए। अब कहेंगे सर हमको नेता नहीं बनना है, मास्टर बनना है। भाई मास्टर भी बनेंगे ना तो उसके अंदर भी लीडरशिप का जो है ना क्वालिटी होता है, नेतृत्व करने की क्षमता होता है। किसको नेतृत्व करते हैं सर? बच्चों को नेतृत्व करते हैं, एक क्लास को नेतृत्व करते हैं। पूरे क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, सबको मैनेज करके चलना होगा भैया। ऐसा नहीं आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे उधर जो है ना अपना पढ़ाई कर रहा है। अपना पढ़ाई यानी आज का क्लासरूम जानते हैं कि बच्चा जो है ना पढ़ने से ज़्यादा नैन मटक्का करने में लगा रहता है, उसको देख रहा है, इधर ये कर रहा है, उधर ये कर रहा है। तो भाई मास्टर साहब बन करके हैं तो सभी को कंट्रोल करना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए कि बच्चे किस प्रकार से साइलेंट मोड में बैठेंगे, कैसे हम जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो हमारे बातों को बच्चे सुनेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चा ही अपना कहानी सुनाने लग गया, आपका क्लास वैसे भी डिस्टर्ब हो गया तो सारे जो बच्चे हैं वो आपसे रिलेशन को खराब कर लेंगे कि नहीं मास्टर साहब अच्छा नहीं है। और दूसरा क्या है, निर्णय लेने की योग्यता आपके पास होना चाहिए, यानी कि कोई भी आप कंडीशन में क्या निर्णय लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत सारा सिचुएशन क्लास में ऐसा होता है कि आप उस सिचुएशन में क्या निर्णय लेंगे, क्या उसका कंक्लूजन निकालेंगे, वो टोटली टीचर पर डिपेंड करता है। तो आप बीएड करने जाएंगे तो भैया आपको बताया जाएगा कि मास्टर साहब हैं तो आप निर्णय कहाँ पे कैसा लेंगे जो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हमने बताया। उसके बाद आपको हम बता देते हैं कि शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है। केवल सूचना देना नहीं होता है,
सिर्फ सोचते हैं कि टीचर है यानी कि कोई नोटिस दे दिया, कोई सूचना दे दिया, कुछ चीज़ें बता दिया। नहीं भैया, इतना ही नहीं है। अब अपने माइंड को बड़ा करिए, सोच को बड़ा करिए। आने वाले भविष्य के मास्टर साहब हैं तो आपको थोड़ा सा सोच को बड़ा करना होगा। तो क्या है, सिर्फ सूचना देना मास्टर साहब का काम नहीं है, बल्कि क्या है, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक बनना है। क्या होना है, बच्चों को सिर्फ नोटिस देना, ज्ञान दे देना, पढ़ा देना नहीं है भैया। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उसका सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, वो अपने आप से कैसे कुछ चीज़ें सोच पा रहा है, थिंकिंग कर पा रहा है, सॉल्यूशन कर पा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास आप करने में यदि एबल हैं, योग्य हैं, तो आप एक अच्छे शिक्षक हैं। अदरवाइज आप फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। और सरकारी मास्टर के बारे में बात किया जाए तो सरकारी मास्टर के अंदर ये सब कोई गुण नहीं होता है। फिर भी क्या है, उनको सैलरी मिल रहा है और सैलरी से उनको मतलब होता है भैया कुछ काम हो या ना हो, महीने के 1 तारीख को मेरे खाते में सैलरी आ जाना चाहिए, दैट्स ऑल। और क्या है, अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं भैया, टाइम पास चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, प्राइवेट मास्टर ही जानते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। और क्या है, इसके लिए शिक्षक में शिक्षण योग्यता का होना आवश्यक है। यानी कि शिक्षक है तो आप में शिक्षण योग्यता यानी कि पढ़ाने की कला, पढ़ाने की एबिलिटी, टीचिंग एबिलिटी आपको आने की जरूरत है। और ये हमने परिचय में देख लिया। चलिए अब आपको हम आगे लेकर के चलते हैं और आगे इसका डिटेल में हम जानने वाले हैं। क्या है सर, तो इसका कुछ परिभाषा भी होगा क्या शिक्षण योग्यता का? बिल्कुल परिभाषा होगा। क्या चीज़ का परिभाषा नहीं है? आप तो शुरू से परिभाषा सबका देखते आए हैं। हाँ सर, बोल नाउन का परिभाषा बड़ी मास्टर पूछता था। और आप भी मास्टर साहब बनेंगे तो आप भी जाएंगे क्लास में ना, तो सबसे पहले वही पूछा जाता है कि नाउन का परिभाषा बताओ, व्हाट इज नाउन। संज्ञा क्या है? अरे भाई साहब, संज्ञा ये पुराना हो गया। आप जाएंगे मास्टर साहब बन करके तो कुछ बढ़िया पूछिएगा। ये बोरियत हो जाता है स्टूडेंट है, जितना मास्टर आता है सब संज्ञा का डिफिनेशन पूछता है। और बच्चा सभी कितना चालाक है, वही चीज़ें रट के रख ले। अरे आना ठीक है, कोई भी मास्टर आया, अरे बताओ व्हाट इज नाउन। नाउन का डिफिनेशन रटा हुआ है, ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ले भैया गया। अरे भाई, आप टीचर बन करके जाएंगे तो उसको कुछ और पूछिए, अलग पूछिए, यूनिक पूछिए, अट्रैक्टिव वाला चीज पूछिए, ताकि लगे कि भाई ये मास्टर साहब यूनिक है। पहले दिन आया तो तहलका मचा दिया, ऐसा होना चाहिए आपके अंदर। चलिए हम इसके परिभाषा को जानते हैं, डिफिनेशन को जानते हैं कि शिक्षण योग्यता का डिफिनेशन क्या है। भाई देखिए, अब डिफिनेशन जब होता है ना तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक लोग अपने तरीके से उसका डिफिनेशन देते हैं। और यहाँ भी हम 2-3 तरीके से डिफिनेशन देखेंगे। आप पहला देख लीजिए, क्रो एंड क्रोन साहब ने क्या कहा है। क्या कहा सर? तो बोला कि शिक्षण योग्यता वह मानसिक और शारीरिक क्षमता है जो व्यक्ति को प्रभावी शिक्षण कार्य करने में सहायता करती है। यानी कि क्या है, वही मानसिक और शारीरिक क्षमता कहा गया है किसको? शिक्षण योग्यता को, जो क्या करता है तो मास्टर साहब को शिक्षण कार्य करने में सहायक करता है। यानी कि आपका जो है ना वो एबिलिटी आपके अंदर हो जिससे आप पढ़ा सकें, शिक्षण कार्य कर सकें, तो आपको कहा जा सकता है कि आप शिक्षण के योग्य हो गए हैं। चलिए ये तो हमने देख लिया सर, बिल्कुल। अब जो है दूसरे साहब ने कहा है, ये कौन साहब है? तो इनका नाम है डॉक्टर एस के मंगला। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर एस के मंगला साहब ने शिक्षण योग्यता के बारे में क्या परिभाषाएं दी है, ये भी पूछा जाता है। इन्होंने कहा कि शिक्षण योग्यता एक शिक्षक की वह स्वाभाविक प्रकृति है, वह स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसके द्वारा वह अपनी शैक्षिक गतिविधियों को प्रभावशाली ढंग से संपन्न करता है। शैक्षिक गतिविधि बोल दिया यानी कि वही पढ़ाने की गतिविधि हुआ ना भैया, बिल्कुल हुआ। यानी कि शैक्षिक गतिविधि जो है ना उसको प्रभावशाली ढंग से, किस तरह? प्रभावशाली ढंग से। ऐसे नहीं कि जैसे हमारा 1 घंटे का पीरियड है 45 मिनट का, तो भाई गए किसी प्रकार से 45 मिनट गुजार दिए, मेरा 1 पीरियड खत्म है। भैया ऐसा सरकारी स्कूल में होता है। प्राइवेट स्कूल में आप जाएंगे तो आपका पसीना छूटेगा और 45 मिनट आपको लगेगा कि कब पास होगा पता ही नहीं चल रहा है। सरकारी स्कूल के मास्टर देखिएगा तो जाता है, 1 घंटे का पीरियड हो या 45 मिनट का हो, उससे पता ही नहीं चलता है, जा रहा है कुर्सी पर सो रहा है भैया, टाइम पास।
जब घंटी बजता है तो तुरंत दिमाग में आता है, अच्छा नींद खुलता है, अरे भाई घंटी लग गया, हाँ चलो ठीक है, 1 घंटी खत्म हो गया। तो भाई ऐसा नहीं होता है प्राइवेट स्कूल में। तो भाई ध्यान रखना है कि प्रभावशाली ढंग से आप यदि संपन्न कर लेते हैं शैक्षिक गतिविधि, तो आप जो है ना, आप शैक्षिक योग्य हैं, यानी कि शिक्षण के योग्य हैं, ये चीजें जानना होगा। उसके बाद गुण के अनुसार यदि आप देखेंगे तो शिक्षण योग्यता एक विशेष योग्यता है। क्या है? शिक्षण की योग्यता एक बहुत ही विशेष योग्यता है जो व्यक्ति को शिक्षण कार्य में रुचि लेने योग्य और कुशल बनाती है। यानी कि कहते हैं कि आपको जिस काम से इंटरेस्ट होता है ना, उसमें आप कभी नहीं थकते हैं। यानी कि आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट जग गया तो भैया आपको कहेगा 12 घंटा पढ़ाना है तो आप हंसते हुए पढ़ाएंगे, क्योंकि आप वहां पे रुचि ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, इंटरटेनमेंट वहीं आप कर रहे हैं, आप वहां पे क्या कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आप बोरियत फील करेंगे, भैया पढ़ाने का मन है ही नहीं और पढ़ाने जबरदस्ती भेज दिया गया, तो आप 1 भी घंटा नहीं पढ़ा पाएंगे और लगेगा कि भाई कौन काम दे दिया गया हमको। इसीलिए रुचि योग्य बना देना होता है। क्या है? कार्य में रुचि लेने के योग्य बना दिया जाए तो वही हमारा क्या होगा? शिक्षण योग्यता होगा, वही हमारे अंदर की क्वालिटी हो जाएगा जो टीचिंग के लिए योग्य हो जाएगा। चलिए ये भी चीजें क्लियर हुआ। अब जो नेक्स्ट चीजें है वो सभी के काम की चीजें हैं। सभी के काम की चीजें कैसे? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, और शिक्षण योग्यता के घटक के बारे में जानना है, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। ये कई बार पूछा जाता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का कंपोनेंट क्या है, यानी कि घटक क्या है भैया, और इससे जो है ना भर भर के ऑब्जेक्टिव बन जाता है। इसीलिए इसको पूरा ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, बहुत मजा आ जाएगा। यानी कि सर टीचिंग करने हम जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास जो होना कंपोनेंट होना चाहिए। कंपोनेंट यानी कि कह सकते हैं कि आप एज ए टीचर हैं तो आपके पास कौन सी ऐसी एबिलिटी होना चाहिए ताकि आप एक टीचर कहला सकें, शिक्षक कहला सकें। तो मास्टर साहब के अंदर के गुण कह लीजिए सीधे से अर्थों में, कि मास्टर साहब के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो भैया सबसे पहला जो है ना, संप्रेषण की कौशल, यानी कि सर कम्युनिकेशन स्किल। बिल्कुल भाई साहब, कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होना चाहिए। और जिस मास्टर साहब के अंदर ये कम्युनिकेशन स्किल नहीं है वो जबरदस्ती मास्टर बना हुआ है, ये पहली बात आप जान लीजिए। यानी कि सर जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे अंदर नॉलेज है, वो हम किसी और को बता पा रहे हैं, किसी और को समझा पा रहे हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं वो बच्चा सुन भी पा रहा है, सुनने के साथ साथ समझ भी पा रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, यानी कि संप्रेषण की कला कहते हैं। हमने जो बातें बोला वो स्पष्ट तौर पर बच्चे समझ पाए, समझने के साथ साथ उसे अपने माइंड में बिठा पाए, यही होता है कम्युनिकेशन स्किल। अब कहेंगे सर मास्टर साहब का पहला क्वालिटी यही कैसे आ गया? तो भैया आप बोल करके ही पढ़ाएंगे तो बच्चे सुनेगा समझेगा तभी तो। आप जो बोल रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहा है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि एज टीचर आप हैं तो आपको सबसे पहले ये पता कर लेना होता है कि हमारा स्टूडेंट जो क्लासरूम में बैठा हुआ है वो हमारे लैंग्वेज से परिचय है या नहीं। हमारा जो लैंग्वेज है, पढ़ाने की जो लैंग्वेज है, वो बच्चा भली भांति जान रहा है या नहीं जान रहा है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। आप समझिए कि आप झारखंड के एरिया का मास्टर बन गए तो यहाँ क्या है, यहाँ के बच्चे क्षेत्रीय भाषा जानते हैं या फिर हिंदी जानते हैं या थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे आप पंजाबी टीचर को लेकर के आ जाएंगे, राजस्थानी टीचर को लेकर के आ जाएंगे और इधर बंगाली टीचर को लेकर के आ जाएंगे। भाई साहब बंगाली ही बंगाली चल रहा है क्लास में। यहाँ का बच्चा जान रहा था खोरठा, संथाली, और यहाँ पे खोरठा ही, संथाली, हिंदी, इंग्लिश थोड़ा जान रहा है। लेकिन बंगाली टीचर आकर के पढ़ाने लग जाए तो कुछ दिमाग में घुसेगा? बिल्कुल नहीं घुसेगा। टीचर तो बोल रहे थे, समझा रहे थे, पढ़ा रहे थे, लेकिन भाई साहब बच्चा एक भी समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि उसका लैंग्वेज डिफरेंट था भैया, उसका लैंग्वेज उसके समझ के बाहर का था। अब यही समझिए कि चाइनीज आदमी को ले आए तो यहाँ क्या करेगा, क्लास में आकर के ची चाय चू चाय ची चाय चू चाय कर रहा है, तो बच्चा समझेगा कुछ क्या? भाई नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उसका वो लैंग्वेज है ही नहीं। और जिस बच्चा का लैंग्वेज वो है ही नहीं, उसको आप कितने भी अच्छे तरीके से समझा दीजिए, बाकी आपके अंदर सारे टीचर के गुण हो, लेकिन आपका लैंग्वेज उस बच्चा के लैंग्वेज से डिफरेंट हो, वो बच्चा आपका लैंग्वेज नहीं जानता हो, तो आपके टीचर के सारे गुण
कोई काम नहीं आने वाले हैं, सब स्वाहा हो जाएगा भैया। तो यहाँ से आप कहिए कि सारा गुण होते हुए भी आपका टीचर बनने की जो एबिलिटी है वो पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला चीज भाषा को ध्यान रखना होगा कि आप जिस भाषा में पढ़ा रहे हैं सारे बच्चे उस भाषा से कनेक्ट कर पा रहा हो, सारे बच्चे उस भाषा को जान पा रहा हो। तो कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संप्रेषण का कौशल आपके अंदर होना चाहिए। तो वही कहा गया है कि शिक्षक के विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता हो। हमारा जो विचार है, हम जो समझाना चाह रहे हैं वो बच्चों तक पहुंचा दें। चलिए सर दूसरा बताइए, विषय ज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट नॉलेज। भाई साहब आप टीचर हैं और आपको सब्जेक्ट का ही ज्ञान नहीं है, आप क्लास लेने गए मैथ का और आपको एक तो ही नहीं आ रहा है या मैथ के बारे में आप जान ही नहीं रहे हैं, तो मास्टर साहब हैं ही नहीं, मास्टर साहब आप है ही नहीं, क्योंकि आपको विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहली चीज है कि जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप एज ए टीचर जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत जरूरी हो जाता है टीचर के लिए, यानी कि पढ़ाए जाने वाले विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप जो क्लास लेने जा रहे हैं और नहीं जिसको नॉलेज है वो क्लास में आप खड़ा कर दीजिए, भाई साहब उसका जो है ना बच्चा लोग उसका पैंट ढीला कर देगा कि सर मास्टर साहब आप क्लास में तो आ गए, अब कुछ तो बोलिए। और आजकल के जो बच्चा है, और वैसे आप सीबीएसई स्कूल का चल जाइए, सीबीएसई स्कूल का बच्चा से भेंट हो जाएगा तो आपको जन्नत याद आ जाएगा, आपको जो भगवान याद आ जाएगा, और आपका पसीना जो है ना, पसीना से आप लथपथ हो जाएंगे। क्योंकि सीबीएसई स्कूल के बच्चे जो देखेंगे ना, आपसे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड होता है। और वैसे मास्टर जिसको नॉलेज नहीं है, विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है, उसका तो वैसे पेंट ढीला हो जाएगा भैया। इसीलिए प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं पढ़ाने तो हमेशा आप सब्जेक्ट नॉलेज लेकर के जाएंगे। सरकारी स्कूल की बात नहीं करते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज की कुछ नॉलेज नहीं होगा फिर भी सरकारी स्कूल के मास्टर आप बन सकते हैं, सैलरी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला हम बात करते हैं रुचि, यानी कि इंटरेस्ट होना चाहिए। जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके प्रति आपका इंटरेस्ट बहुत जरूरी रखता है, यानी कि शिक्षण कार्य के प्रति उत्साह और समर्पण क्या होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, पढ़ाने के मजा आना चाहिए आपको, बोरियत वाला पढ़ाई नहीं। इसीलिए उत्साह और समर्पण, आप समर्पित होकर के पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, नेतृत्व क्षमता, यानी कि लीडरशिप की एबिलिटी। थोड़े देर पहले हमने बताया कि आप भी एक लीडर होते हैं, क्लास का लीडर होते हैं, बच्चों का लीडर होते हैं। बच्चे आपको फॉलो करते हैं कि मास्टर साहब इतना अच्छा दिख रहे हैं। हाँ, कैसे, इनका पर्सनालिटी अच्छा है, इनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, इनका सेविंग अच्छा है, और ये चलते अच्छे तरीके से हैं, समझाते अच्छे तरीके से हैं, बोलते अच्छे तरीके से हैं। तो आपके अंदर लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए, और लीडरशिप एबिलिटी आपको बच्चों के प्रति जो है ना और भी बेहतर बना देता है। यानी कि छात्रों को मार्गदर्शन और प्रेरित करने की योग्यता आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा क्या है तो निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि क्या है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आपको हम पहले भी बताएं कि निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर है तो आप अच्छे मास्टर साहब हैं, यानी कि आप निर्णय ले सकते हैं कक्षा में। समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, अब समझिए दूगो जो है ना बच्चा वो लड़ गया क्लास में ही, अब लड़ गया तो आप ये टीचर हैं, अब टीचर हैं तो आप क्लास में हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बच्चों को आप कैसे हैंडल करेंगे और उस समय आप क्या निर्णय लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके अंदर यदि निर्णय लेने की क्षमता है, निर्णय लेने की योग्यता है तो भी तो आप कर पाएंगे, नहीं तो पता चला कि दोनों उलझ गया और पूरा क्लास डिस्टर्ब हो गया। भाई ऐसा नहीं होता है, टीचर के अंदर ये गुण होना चाहिए। आगे सहानुभूति यानी कि एम्पैथी भी होना चाहिए, यानी कि छात्रों की भावना को समझना और उनकी मदद करना। ऐसा ना हो कि छात्र अभी बोरियत फील कर रहा है, पढ़ना नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आज सिंगिंग हो जाए, आज ड्राइंग हो जाए, आज कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो जाए, और आप अड़े हुए हैं नहीं आज मैथ पढ़ाएंगे तो मैथ पढ़ाएंगे। तो ऐसा क्या है, क्लास बोरिंग हो जाता है। पूरे क्लास के स्टूडेंट ने माइंड में सेट कर रखा है कि आज हम लोग कुछ और करने जा रहे हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि सबका रूटीन होता है, लेकिन फिर भी यदि ऐसा कुछ है तो आप अपने क्लास में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करा दीजिए। भले आप बाहर जाने की अनुमति नहीं देते हैं तो क्लास के अंदर ही कुछ एक्टिविटी करा देंगे तो ज़्यादा आपके साथ बच्चे इंटरेक्टिव हो पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। अगला जो आपके अंदर गुण होना चाहिए, टीचर के अंदर गुण होना चाहिए, वो अनुशासन होना चाहिए।
चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। इसके अगले पॉइंट में हमने क्या बताया कि आप जो है नेतृत्व क्षमता होना चाहिए। बच्चे आपको अनुसरण करते हैं और आपको फॉलो करते हैं तो भैया आप अनुशासन में रहेंगे। मास्टर साहब अब आप जो है अनुशासन में रहेंगे तो बच्चे आप ही को तो देख के सीखते हैं ना। बिल्कुल सर, सीखते हैं। तो आप अनुशासन में रहेंगे तो आप ही को फॉलो करके बच्चे भी आपसे ही सीख करके अनुशासन में रहने लगेंगे। बहुत सारे टीचर सोचते हैं कि हम क्या हैं, हम मास्टर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं भैया, ठहर जाइए। मास्टर हैं तो आपको भी अनुशासन जरूरी है और पहला जरूरी आप ही को है अनुशासन का, क्योंकि आपसे बच्चे सीख रहे हैं तो ये जरूरी है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने की क्षमता भी आपके अंदर होना चाहिए। आप खुद अनुशासन में रहेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक अनुशासन में रहेंगे। आप खुद अनुशासन में नहीं हैं तो बच्चे भी आपके साथ अनुशासन में नहीं रहेंगे। बहुत बार देखे होंगे बहुत सारे टीचर के साथ जाकर के बच्चे मजाक उड़ाते हैं, कुछ भी कह रहे हैं उस टीचर से, कुछ भी कह रहे हैं भाई, कुछ भी। तो ऐसा नहीं होता है। टीचर स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, मजाकिया भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि बच्चे हर समय आपका मजाक उड़ाते रहे। तो भाई ये जो है ना, ये नॉर्मल टीचर की निशानी होता है। स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि बच्चे आपके साथ आए तो उसको कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़े कि इस टीचर के साथ ये बोलने जा रहे हैं, कहीं ये टीचर हमारा ही क्लास ना लगा दे। ये चीज़ें आपको जानना होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला जो विषय है हमारा वो शिक्षण योग्यता के प्रकार, यानी कि हम जो है टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसका टाइप को हम देखेंगे। कितने प्रकार की जो है शिक्षण हो सकता है, टीचिंग का एप्टीट्यूड कितने प्रकार का हो सकता है। ये पहला हम देख लेते हैं कि सामान्य शिक्षण योग्यता, यानी कि क्या है, जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड, जो साधारण होता है, सामान्य तरीका से होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, शिक्षक की सामान्य क्षमता जो हर विषय के लिए जरूरी होती है। कुछ ऐसा चीज़ें जो क्या है जनरल चीज़ है, जो हम समझा रहे हैं, वो हर विषय के शिक्षक के लिए क्या है, सेम होता है। चलिए कोई बात नहीं है। आगे हम आपको बताते हैं कि विशिष्ट शिक्षण की योग्यता भी होनी चाहिए टीचर में, और वो क्या है, तो आपको हम बता देते हैं स्पेसिफिक टीचिंग जो एप्टीट्यूड है, किसी विशेष वस्तु को पढ़ाने के लिए आवश्यक योग्यता होना चाहिए। यानी कि यदि आप कहीं जा रहे हैं, किसी स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पे आप पढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला आपको पूछा जाता है कि आप किस विषय को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कौन सा विषय को आप ज़्यादा पढ़ा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आपका सवाल रहता है सर अंडर 10 यदि आप जाते हैं तो कहेंगे सर हम मैथ पढ़ाएंगे, हम SST पढ़ाएंगे, हम इंग्लिश के लिए हैं, हम हिंदी के लिए हैं, हम और भी सब्जेक्ट के लिए हैं। तो भाई साहब आपका वहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो ये विशिष्ट शिक्षण योग्यता आ गया, यानी कि किसी स्पेशल सब्जेक्ट में आप रुचि रखते हैं तो वो ज़्यादा है। इससे पहले जो सामान्य था, यानी कि सब चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको रखने की ज़रूरत है। आप टीचर हैं तो आपको थोड़ा बहुत मैथ भी आना चाहिए, यदि साइंस के टीचर हैं। इंग्लिश के टीचर हैं तो आपको थोड़ा बहुत SST भी, हिंदी भी आना चाहिए। कभी क्या होता है, सिर्फ आप ही के विषय से थोड़ी ना पूछा जाएगा। चलिए सर ये तो हमने जान लिया। जैसे आप गणित के मास्टर हैं तो भाई गणित के ज्ञाता तो होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको और भी चीज़ों के बारे में जाननी चाहिए। ये बातें हैं विज्ञान के, और कोई अलग भाषा है तो उसका। चलिए ये तीसरा चीज आप देख लेते हैं, तो व्यावसायिक शिक्षण योग्यता, यानी कि क्या है, प्रोफेशनल जो टीचिंग है ना, एप्टीट्यूड, उसके बारे में। कोई व्यावसायिक टीचिंग है तो उसमें हम लोग देखेंगे कि शिक्षक की जो है ना पेशेवर कुशलता और शिक्षण की प्रति रुचि, यानी कि आप बिजनेस स्टडीज के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, पैसे के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि कैसे कोई बिजनेस करे, तो उसके बारे में आपके अंदर वो कुशलता होनी चाहिए ना, कि आप खुद पहले उसके बारे में जाने, व्यवसाय के बारे में जाने, बिजनेस के बारे में जाने। तो ये चीज़ें हैं। अगला क्या है सर, तो सामाजिक शिक्षण है। क्या है, सामाजिक शिक्षण योग्यता, जिसको हम लोग कहते हैं सोशल टीचिंग एप्टीट्यूड। अब सामाजिक शिक्षण के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो भैया आपको भी तो समाज का नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो वही है कि शिक्षक की जो है समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने की योग्यता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि समाज के लोग आपको नकार रहे हैं, समाज में आपने कुछ ऐसा कांड करके बैठा हुआ है कि समाज के लोग आपको गालियां दे रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, और आप कहेंगे कि हम मास्टर साहब बनेंगे और अच्छे मास्टर साहब बनेंगे, तो भैया आपको कोई वैल्यू नहीं देगा गांव तरफ। मास्टर साहब क्या बनिएगा आप। इसीलिए क्या है, सामाजिक शिक्षण की योग्यता रखने के लिए आपको समाज में सकारात्मक भूमिका निभाना होगा, यानी कि कुछ अच्छा काम करना होगा, तभी आपका नाम अच्छा से हो पाएगा।
चलिए सर, क्लियर हुआ यहाँ तक। अगला जो पॉइंट है वो हमारा शिक्षण योग्यता के महत्व को लेकर के है। क्या है? शिक्षण योग्यता के महत्व को लेकर के है कि आखिर शिक्षण योग्यता जो है ना उसका क्या महत्व है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। सर बिल्कुल इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जानेंगे। यानी कि सीधे से अर्थों में कहें कि आप यदि एक मास्टर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर वो कौन सा विशेष महत्व होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, टीचिंग का नॉलेज होना चाहिए, वो हम जान लेते हैं। और क्या इंपॉर्टेंस रखता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में, ये हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है सर? तो ये है शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार। यानी कि जो आप पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आप यदि पहले दिन किसी क्लास में गए हों, आज तक जिंदगी भर में कभी नहीं पढ़ाएं, और पहला में बुतरू क्लास भेज दिया गया, यानी कि KG1 LKG या फिर नर्सरी क्लास में भेज दिया गया, तो आप वहाँ पे जो पहले दिन में पढ़ाएंगे वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा नॉर्मल रहेगा, क्योंकि आप कभी पढ़ाए नहीं है। लेकिन बच्चा क्लास में यदि जाते हैं तो आपको लगता है कि चलो यहाँ तो सब छोटा बच्चा बैठा हुआ है, इसको ABCD पढ़ाना है, क ख पढ़ाना है, लिखने के लिए हाथ घुमाने देना है, तो भैया आपको लगेगा कि चलो ये हम कर सकते हैं। अब आप समझिए कि आपके पास गुण भले है, आप सब्जेक्ट का भी ज्ञान रखते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी क्लास में जाते हैं और वो भी सीनियर क्लास भेज दिया जाएगा, तो आपका जो है ना पसीना उतर जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये सीनियर है, ये 9 क्लास का बच्चा है, इसको हम क्या पढ़ाएंगे, हो सकता है कुछ गलत हो जाएगा तो क्या कहेगा लोग, जमाना क्या कहेगा, क्लास के लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, डायरेक्टर क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्या कहेंगे, भैया सब कोई कहेगा। और ये डर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल को और भी कम कर देता है कि भैया क्या होगा हमारे साथ। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। तो शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार धीरे धीरे ही होता है। कैसे होता है? फर्स्ट डे थोड़ा कम, उसके बाद धीरे धीरे आप क्या है एक्सपर्ट बनते चले जाते हैं और आप अपने क्षेत्र के पक्के खिलाड़ी बन जाते हैं। और उसके बाद आप कहते हैं भाई हमको कितने भी स्टूडेंट के सामने आप खड़ा कर दीजिए, कोई भी क्लास के स्टूडेंट के सामने खड़ा कर दीजिए, हम निपट लेंगे। सभी सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत ज्ञान रख करके बच्चों को हम डील कर लेंगे। और टीचर के अंदर वो गुण होना चाहिए कि आपके पास थोड़ा भी ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज कम है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कम्युनिकेशन स्किल पर। चलिए सर, यहाँ से क्लियर हो गया। अगला क्या है? छात्रों की रुचि और भागीदारी को बढ़ाना। टीचर का ये भी काम है। क्या काम है? कि छात्र का रुचि उस सब्जेक्ट के प्रति होना चाहिए और उसका भागीदारी भी उस सब्जेक्ट के पीरियड में होना चाहिए। आप पढ़ाने गए हैं सपोज साइंस, और बच्चा को साइंस पहले खराब लग रहा था, लेकिन आप अपने साइंस के सब्जेक्ट में ऐसा क्या करेंगे जो बच्चे को अच्छा लगने लगे। क्या लगने लगे? अच्छा लगने लगे कि अरे साइंस भी तो बढ़िया लगने लगा है, साइंस से हम दूर क्यों जा रहे थे भाई, साइंस में तो इतना बढ़िया बढ़िया चीज दिया हुआ है, इतना बढ़िया बढ़िया लाइफ से रिलेटेड दिया हुआ है। आप उसको बायोलॉजी का चैप्टर खोल करके पढ़ाने लगिए और इतना अच्छे तरीके से रियल लाइफ का एग्जाम्पल देने लगिए, जिस बच्चा को साइंस से नफरत होगा ना, बोरिंग लगता होगा ना, उसको भी अच्छा लगने लगेगा। भाई साहब ये तो चिरंतन सत्य है, हमेशा सही है, ये चीजें हैं। तो क्या है? बच्चों को रुचि पैदा करना और उसका भागीदारी को बढ़ाना। उसके बाद क्या है? अगला क्लास में आप कहेंगे भी नहीं ना, तो वो पहले से कहेगा सर चैप्टर नंबर 8 पढ़ाइए क्लास 10 का साइंस का। अरे भाई क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो रुचि पैदा हो गया है, उनको अब लग रहा है कि भैया अच्छा है, साइंस में बहुत कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड सीखना है, वो अब खुद को रिलेट कर पा रहा है। अब मैथ का टीचर है तो उनको बताइए, मजेदार तरीके से बताइए, हंसा करके बताइए, गुदगुदा करके बताइए, चुटकुला से बताइए, शायरी से बताइए, रियल लाइफ का एग्जाम्पल दे करके बताइए, कुछ लव स्टोरी डाल करके बताइए। जिस भी एंगल से बच्चा समझ रहा है, जैसे भी वो समझ रहा है, उसको वैसे समझा दीजिए भैया, आप एक अच्छे टीचर बन जाएंगे। यही बात है, और टीचर के अंदर ये गुण होना चाहिए। अगला क्या है? तो कक्षा प्रबंधन, जिसको हम लोग कहते हैं क्लास मैनेजमेंट। क्या कहते हैं सर? CM कहते हैं। यानी कि क्लास मैनेजमेंट, ये हेमंत सोरेन वाला CM नहीं है भैया, मुख्यमंत्री नहीं है, ये क्लास मैनेजमेंट है। यानी कि आपको क्लास को मैनेज करने आना चाहिए। बच्चे अलग अलग माइंड सेट के हैं, कुछ मंद बुद्धि के हैं, कुछ तेज बुद्धि के हैं, और दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम टीचर का ही होता है। आप यदि मंद बुद्धि के टाइप से ही चलेंगे कि
कि नॉर्मल तरीके से चलेंगे तो बच्चा जो तेज है ना वो कहेगा मास्टर साहब उतना अच्छे नहीं है। अब यदि आप तेज बच्चे को साथ में लेकर के चलेंगे कि भाई तुम तेज हो तो तुम्हारे रफ्तार में हम चलें, तो भैया जो कमजोर बच्चा है ना वो कहेगा मास्टर साहब सिर्फ अंग्रेजी बोलता है, या तो मास्टर साहब क्या है सिर्फ रफ्तार में हवा में उड़ते चलता है, हमको कुछ समझे में नहीं आता है, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो भैया सबको सामंजस्य बिठा करके चलना होगा, यानी कि आपका स्पीड ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए और आपका स्पीड पूरा स्लो भी नहीं होना चाहिए, मीडियम तरीके से चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे तो आप एक अच्छे टीचर बन करके उभरेंगे। आगे क्या है, ये छात्र शिक्षक संबंधों को मजबूत बनाना, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो कनेक्शन होता है ना, टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो कनेक्शन होता है वो मजबूत होना चाहिए। यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का सर कनेक्शन, बिल्कुल आज तक तो सर हम स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच का कनेक्शन देखे थे, आप टीचर और स्टूडेंट का बीच का कनेक्शन वही न्यूज वाला बता रहे हैं क्या? भैया वो वाला हम नहीं बता रहे हैं, बिहार वाला। हम बस यही बता रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, टीचर का रोल होता है कि आप बच्चे को अपने साथ कनेक्ट करके रखना, कनेक्ट करके रखना, यानी कि सर व्हाट्सअप, इंस्टा और सोशल मीडिया में जोड़ करके क्या, सबको अपना आईडी बता करके क्या, भाई साहब ऐसा नहीं। यानी कि आप पढ़ाने गए हैं तो बच्चा आपके साथ कनेक्ट हो जाए, बच्चा आपके साथ जुड़ जाए। जैसे ही आप क्लास में गए तो बच्चा आपके सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं कि आप साइंस के टीचर है तो मैथे बना रहा है आपके भी क्लास में, तो भैया ये कनेक्शन नहीं हुआ। बच्चा आपसे जुड़ने लगे, आप जैसे ही टॉपिक को डील करने लगे बच्चा आपसे रुचि लेने लगे और बच्चा उस चीज़ों को समझने लगे। इसी को कहते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच का बाउंडेशन, कनेक्शन कहते हैं। चलिए सर क्लियर हुआ। छात्र के समग्र व्यक्तित्व विकास में सहायता, यानी कि छात्र जो है ना उसका समग्र विकास होना चाहिए, सिर्फ नॉलेज ही नहीं बढ़ जाए, सिर्फ सब्जेक्ट को रटवा दीजिएगा तो आप अच्छा मास्टर नहीं कहलाइएगा, बल्कि बच्चों के अंदर सारी चीज़ें डेवलप हो, थिंकिंग पावर डेवलप हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर डेवलप हो, वो अपने से कुछ कर पाए, वो अपने से कुछ समझ पाए, आप जो होमवर्क दे रहे हैं वो खुद कर पाए, ये सारा कुछ करने लगे और उसका ग्रोथ चारों तरफ से होने लगे, तो वो कहते हैं समग्र विकास। और आप यदि बच्चों में ये सारा परिवर्तन ला पा रहे हैं, यानी कि आप एक अच्छे शिक्षक हैं, ये बातें आपको समझ लेना होगा। चलिए यहाँ से हमने बच्चों के समग्र विकास के बारे में बात कर लिया है। आगे हम क्या देखेंगे, तो अच्छे शिक्षक की योग्यताएं क्या है। भैया अच्छा शिक्षक कौन कहलाता है, आपको हमने बताया था पिछले क्लास में। यदि आप पेडागोजी वाला क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगा। हमने बताया था सर कि एक मास्टर साहब ऐसे होते हैं जिससे आप बचपन में ही पढ़े हुए होंगे और अभी तक आपका वो फेवरेट मास्टर बना हुआ होगा। जब भी टीचर का एग्जाम्पल कहीं देना होता होगा तो उस मास्टर साहब का एग्जाम्पल, उस गुरुजी का एग्जाम्पल आप जरूर देते होंगे कि मेरा सबसे फेवरेट मास्टर वो है। क्यों देते थे सर? तो इसीलिए देते थे कि वो जो टीचर हैं वो या तो अच्छा से पढ़ाते होंगे या तो आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते होंगे, उनका चरित्र अच्छा होगा, उनका समझाने का शैली अच्छा होगा, उनका विषय जो है ना विषय वस्तु का ज्ञान अच्छा होगा और आप उनके सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लेकर के आए होंगे, तभी आप उनको याद करते होंगे। बिल्कुल सर यही बात है। और यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि मास्टर साहब के बीच में ऐसा कौन सा योग्यता होना चाहिए ताकि वो जो है गुड टीचर कहला सकें। क्या होना चाहिए? गुड टीचर कहलाने के लायक टीचर कब बनते हैं, उनके अंदर हम क्या चेक करेंगे ताकि मास्टर साहब को कह पाएं कि ये बढ़िया मास्टर है। तो देख लीजिए शॉर्ट में, यानी कि क्वालिटी ऑफ गुड टीचर हम देखेंगे, अच्छे शिक्षक की योग्यता देखेंगे, क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या है, तो उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उनको, पहली बात। दूसरा है संप्रेषण की कला, जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये तो सबसे पहले आपने बताया कि बहुत जरूरी चीज है और होना भी चाहिए। तीसरा क्या है सर? धैर्य रखने की क्षमता होना चाहिए, पैसेंस रखने की क्षमता होना चाहिए। और चौथा क्या है? प्रेरक भी होना चाहिए। भैया टीचर जो होते हैं वो प्रेरक होते हैं, मोटिवेटर होते हैं। सर हमने तो देखा है कि बहुत सारे मोटिवेटर ऐसा हैं जो टीचर तो नहीं है भाई,
मोटिवेटर, हर एक मोटिवेटर टीचर नहीं हो सकते हैं, लेकिन हर एक टीचर को मोटिवेटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे आपके क्लास में हैं तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बच्चे कहीं सोने ना लग जाए, बच्चे कहीं नींद में ना आ जाए, बच्चों को कहीं टेंशन ना हो जाए, फ्रस्ट्रेशन में ना चला जाए, बच्चे आपके साथ इंगेज रहे और पढ़ाई को जारी रखे। ऐसा नहीं कि 15 साल में पढ़ने लिखने छोड़ करके चला गया सूरत, बम्बई, दिल्ली कि ना अब हम पढ़बे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टीचर ने उसको अच्छे से मोटिवेट नहीं कर पाया, शिक्षा का महत्व नहीं बता पाया, शिक्षा से क्या फायदे हो सकते हैं वो नहीं समझा पाया। तो भाई साहब, हर एक मोटिवेटर टीचर तो नहीं होते हैं, लेकिन हर एक टीचर को मोटिवेटर होना बहुत जरूरी है। ये टीचर की सबसे पहली क्वालिटी होना चाहिए कि टीचर एक मोटिवेटर के तौर पर हो। चलिए, यहां से हमने क्लियर कर लिया। अगला जो है सहानुभूति यानी कि एम्पैथी होना चाहिए, छात्रों की समस्या को समझने वाला होना चाहिए, तभी वो टीचर कहला सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि मास्टर साहब बच्चा का समस्या कुछ समझिए नहीं रहा है, अब बच्चा को 1 नंबर लगा हुआ है और 1 नंबर बोल रहा है कि टीचर मैं आई गो टू टॉयलेट, तो टीचर क्या है उनको डांट करके धमका करके बैठा दे रहे हैं। अरे भाई, आप टीचर हैं तो आपको यह समझने की भी ज़रूरत है, उनको समस्या है, उनको आप समझिए, उनको भेज दीजिए क्लास से, चला जाएगा, निपट करके आ जाएगा। लेकिन आप कुछ खड़ूस टीचर होते हैं, वो कहेंगे नहीं, जब तक बेल नहीं लगती है, घंटी नहीं लगती है, नहीं जाना है कहीं। भाई ये नहीं होता है, तो ये गुण आपके अंदर भी होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। चलिए सर, ये हमने जान लिया कि क्या क्या टीचर की योग्यताएं होते हैं। उसके बाद योग्यता की विशेषता भी होगा क्या सर? तो बिल्कुल होगा। शिक्षण योग्यता की विशेषता क्या होगा? शिक्षण योग्यता की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, क्या उसकी विशेषता है वो देख लीजिए। पहला, संभावी, ये जो है प्रभावी संप्रेषण कौशल होना चाहिए, कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए, ये पहला है। भाई ये लिखने दे देता है, बिल्कुल लिखने दे देगा सर। हाँ, बीएड का जब आप तैयारी करेंगे ना तो उसमें ये लिखने दे देगा कि आप डिटेल में बताइए। क्या बताने बोलेगा? यही कि शिक्षण योग्यता की विशेषताएं बताइए कि क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला आप देखिए कि प्रभावी संप्रेषण की कौशल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल जो होना चाहिए, और दूसरा क्या है? आत्मविश्वास होना चाहिए, आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा रहा है वो बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा है, हम जो समझा रहे हैं सारे बच्चे समझ पा रहा है, हमारे अंदर वो सारा सब्जेक्ट का नॉलेज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, सब्जेक्ट उसका नॉलेज हमारे पास है, ये विश्वास आपके ऊपर होना चाहिए। इसी को कहते हैं आत्मविश्वास, कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। आगे क्या है? छात्रों के प्रति सहानुभूति, जो हमने अभी बता दिया कि छात्र यदि कुछ हेल्प करने के लायक हैं, कुछ गरीब परिवार से बच्चे हैं, तो उनको मदद कर देना, उनको बता देना कि चलो ठीक है, हम तुमको सहयोग करते हैं, तुम पढ़ने के लायक नहीं हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास समस्याएं हैं, तो एज ए टीचर आप उनको मदद कर सकते हैं। और यही मिशन मंजिल भी अभी कर रहा है, और कम से कम फी में सारा सब्जेक्ट आपको दे दे रहा है। क्यों भैया? क्योंकि मिशन मंजिल भी चाहता है यही वाला गुण मिशन मंजिल का, क्या है? छात्र के प्रति सहानुभूति। हमारा मानना है, मिशन मंजिल का मानना है कि अधिकतर स्टूडेंट जो पैसे की कमी के कारण, पैसे के तंगी के कारण पढ़ाई को छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते हैं, अच्छे कोचिंग क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एफोर्डेबल प्राइस में, कम से कम चार्ज में आपको सारा सब्जेक्ट का ज्ञान देने के लिए, सारा सब्जेक्ट का कोर्स देने के लिए तैयार हैं और सब कुछ दे पा रहे हैं। तो बस वही हमारा भी विजन है कि बच्चों के प्रति, छात्रों के प्रति जो पढ़ना चाह रहा है, जो कुछ बनना चाह रहा है, जो कुछ करना चाह रहा है, जो अपने समाज, अपने घर परिवार की उन्नति करना चाह रहा है, उनके लिए हम भी कुछ कर सकें। इसीलिए आपको सारा कुछ दिए हैं। मिशन मंजिल ऐप पर जाकर के आप सारा चीज़ें देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और मिशन मंजिल यूट्यूब चैनल में तो सब कुछ आपको मिल ही रहा है। अगला क्या है सर? रचनात्मकता भी आपके अंदर होना चाहिए, यानी कि आप कुछ ऐसा क्लास में करिए ताकि बच्चे उसे रचना के तौर पर समझ पाए, अच्छे तरीके से समझ पाए। साइंस का टीचर है तो कुछ प्रैक्टिकल करके बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छे से बच्चे समझेंगे। इसी प्रकार से सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट में भी कुछ रचनात्मक काम किया जा सकता है। अगला है सकारात्मक दृष्टिकोण। आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए ना, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ भी चीज़ें आप नेगेटिव तौर पर नहीं देखें। हाँ, सारे चीज़ें का जो होता है ना, प्लस पॉइंट भी होता है और माइनस पॉइंट भी होता है, लेकिन
आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी की भावना होना चाहिए। जब भी आप कुछ सोचें, जब भी आप कुछ समझें, तो वहाँ पे आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। ये टीचर की योग्यता के अंदर ही आता है। और अगला क्या है? अनुशासन बनाए रखने की क्षमता। आप एक शिक्षक हैं तो क्लास में अनुशासन कैसे मेंटेन होगा ये आपको भली भांति जानना होगा। आप नहीं जानेंगे तो बच्चे क्या है, हुड़दंगी करेंगे, हल्ला करेंगे, शोरगुल करेंगे। पता चला कि आपके क्लास के चलते बगल वाले क्लास का भी डिस्टरबेंस हो रहा है, तो भैया आप टीचर हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कैसे आप अच्छे से बच्चे को पढ़ाएंगे, कैसे आप गाइड करेंगे, कैसे आप बच्चों को अनुशासन में रखेंगे। तो अनुशासन में बनाए रखने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब शिक्षण योग्यता का मूल्यांकन हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि आपके अंदर शिक्षण की योग्यता है या नहीं है, यानी कि आपके अंदर टीचर का गुण है या नहीं है, इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो सर मास्टर साहब का भी शिक्षण का योग्यता का भी चेक होता है क्या? तो भैया दुनिया में जितना भी चीज है ना, सबका चेक करने का प्रोसेस है, सबका चेक करने का तरीका है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं, आपके अंदर वो गुण है या नहीं। तो मास्टर साहब जो गुण बता रहा है बच्चों को, तो मास्टर साहब के अंदर का भी तो क्वालिटी, गुण को चेक करने का भी कला होगा, तरीका होगा, बिल्कुल होगा। और वही हम आपको बताने वाले हैं कि शिक्षण योग्यता का मूल्यांकन कि किस मास्टर साहब में कितना एबिलिटी है पढ़ाने का, कितना अच्छा से वो पढ़ाता है, कैसे चेक होगा। तो ये 4-5 चीजें आप ध्यान रखिएगा, तुरंत चेक हो जाएगा। कहेंगे कि इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण योग्यता का मूल्यांकन कैसे करेंगे। देखिए, शिक्षण योग्यता का मूल्यांकन निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। कौन कौन सा तरीका है भैया? आप लोग भी चेक करना चाहेंगे कि कौन मास्टर जो है इसमें पास है, तो आप देख सकते हैं। पढ़ाने में कौन सा मास्टर अच्छा है ये भी आप चेक कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट के तौर पर हैं तो आप मास्टर साहब का आकलन कर सकते हैं ये 4-5 तरीका देख करके कि कैसन मास्टर है। चलिए, पहला जो गुण होना चाहिए वो टीचर में, वो कैसे हम चेक करेंगे कि मास्टर साहब बढ़िया है कि नहीं? तो उसका लिखित परीक्षा लेकर के। जैसे आप जानते हैं कि टीचर का भी टेस्ट होता है, टीचर का भी एग्जाम होता है, और बीएड का एग्जाम जो होता है वो आपको चेक करने के लिए होता है कि आप मास्टर साहब बनने के लायक है या नहीं। तो टीचर को चेक करना है कि भाई साहब ये बढ़िया मास्टर है या नहीं, तो उसका हम क्या करेंगे? लिखित परीक्षा ले लेंगे, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। भैया अच्छे से लिखे हैं तो अच्छा है। दूसरा हमारा चेक करने का क्या तरीका है? तो साक्षात्कार कर सकते हैं, उसका इंटरव्यू कर सकते हैं। आप कहीं दूसरे जगह पढ़ाने जाएंगे, टीचर बनने जाएंगे, प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे, तो वहाँ पे ये सारे चीज़ों में से किसी एक पर ध्यान दिया जाता है और आपके अंदर की क्वालिटी चेक कर लेते हैं वहाँ के डायरेक्टर या फिर प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, या तो आपसे लिखित परीक्षा। तो भैया ये लिखित परीक्षा जो है ना जल्दी से अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि आप मान लीजिए कहीं मास्टर साहब बनने के लिए जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाएं, तो आपको वहाँ परीक्षा नहीं लिया जाएगा, बल्कि क्या होता है? साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ के डायरेक्टर या फिर एचआर, आपसे जानना चाहते हैं कि आपके अंदर वो गुण है या नहीं, आपके अंदर वो टीचर का क्वालिटी है या नहीं, आप वाकई में शिक्षक बन पाएंगे या नहीं। तो यहाँ से साक्षात्कार से हम जान पाते हैं। अगला क्या है? समूह चर्चा भी करा करके हम टीचर को चेक कर सकते हैं कि इनके अंदर क्वालिटी है या नहीं शिक्षक का। ये कैसे होगा सर? तो समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन करा दिया जाता है। कोई टॉपिक दे दिया और कोई टॉपिक देने के बाद आपको बोला जाएगा एक एक करके कि जितने भी टीचर हैं सब जाकर के सामने जो पोडियम लगा हुआ है या मंच बना हुआ है या ऐसे क्लासरूम में बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे जाना है और वहाँ से क्या करना है? बताना है उस टॉपिक के बारे में। जितना आप गहराई से बता पाएंगे, जितना बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे, जितना अच्छे से समझा पाएंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, सब कुछ चेक किया जाता है और वहाँ से भी टीचर की क्वालिटी को चेक किया जा सकता है। तो समूह चर्चा भी उसमें से एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। अगला क्या है? शिक्षण प्रैक्टिस, यानी कि आपको पढ़ा करके दे दिया जाता है चेक करने के लिए कि चलिए सर आप हमारे यहाँ पढ़ाना चाह रहे हैं, बिल्कुल चलिए हम आपको एक क्लास में हम टेस्ट कर लेते हैं।
और कोई एक क्लास आपको दे दिया जाता है कि चलिए ये क्लास 7 के बच्चे हैं, इनको आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक पीरियड पढ़ा दीजिए। वहाँ पे जैसे ही आप पढ़ाने जाते हैं तो आपका हर चीज़ वहाँ पे चेक हो रहा होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। फिर बाद में क्या होता है, वो टीचर या डायरेक्टर उस क्लास के बच्चों से पूछते हैं कि कैसा रहा क्लास आज का नए मास्टर साहब का। और मास्टर साहब जैसे ही नए जाते हैं क्लास में तो वहाँ के बच्चे एकदम माइंड में जो है ना एक से एक चीज़ रखते हैं और वो सारा कुछ आपके ऊपर डालने का काम करते हैं। टीचर बन करके गए हैं तो एक से एक सवाल दागा जाएगा, एक से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यू टीचर से। भैया तो न्यू टीचर बन करके जाएंगे तो पूर्ण रूप से तैयार होकर के जाइएगा, नहीं तो पता चला कि स्टूडेंट आपका ही वाट लगा दिया। चलिए आगे हमारा क्या है, तो मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी कि आपका जो है ना मेंटल एबिलिटी किस प्रकार से है। मेंटल एबिलिटी का एग्जाम लिया जाता है, आपसे जानना चाहता है कि आप मेंटली फिट हैं या नहीं, आप मानसिक रूप से सही हैं या नहीं, योग्य हैं या नहीं, आपके अंदर कितना क्वालिटी है ये भी चेक कर लिया जाता है। तो यहाँ से ये सारा कुछ क्लियर हो गया सर। मास्टर साहब का भी एग्जाम ऐसे हो जाता है और मास्टर की क्वालिटी को चेक कर लिया जाता है। चलिए अब हम फाइनल जानेंगे कि इससे निष्कर्ष क्या निकला, यानी कि शिक्षण योग्यता जो है ना, शिक्षण एबिलिटी जो है उससे निष्कर्ष क्या निकला, इस बारे में हम लोग जानेंगे। कंक्लूजन क्या निकला सर, तो कंक्लूजन क्या है, शिक्षण योग्यता एक शिक्षक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान है। हमने पहले भी बताया कि शिक्षण की योग्यता, टीचिंग का जो एबिलिटी है वो शिक्षक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप योग्य नहीं रहेंगे किसी भी काम में तो वही झोला छाप मास्टर और डॉक्टर का जो एग्जाम्पल दिए वही सेम एज इट इज यहाँ लगेगा। तो भैया इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करता है टीचर बनने के लिए, शिक्षण का योग्यता आपके अंदर होना चाहिए। आगे क्या है सर, तो यह केवल ज्ञान का मापदंड नहीं है, यानी कि टीचर की योग्यता आपसे सिर्फ ये नहीं जानना चाहता है कि आप टीचर हैं तो आपके अंदर ज्ञान है या नहीं, तो क्या जानना चाहता है सर, बल्कि इसमें संप्रेषण, सहानुभूति, नेतृत्व और अनुशासन जैसे गुण शामिल होते हैं। ये सभी गुण होना चाहिए आपके अंदर, ये सभी गुण होना चाहिए, सिर्फ ज्ञान रहना ही काफ़ी नहीं है। हमने पहले भी बता दिया है ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है लेकिन वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, वो बच्चों को समझा नहीं पाते हैं। आखिर वो चीज़ें आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो आपके अंदर कितना भी ज्ञान है ये कोई मायने नहीं रखता है। तो 4-5 चीज़ें, संप्रेषण, सहानुभूति, नेतृत्व और अनुशासन गुण, ये सारा गुण आपके अंदर होना चाहिए। एक योग्य शिक्षक न केवल छात्रों को पढ़ाता है, तो भैया क्या करता है, योग्य शिक्षक तो हम लोग जान रहे थे कि आज तक कि बच्चा को वो पढ़ाने वाला होता है, क्लास में गया तो क्लास में भी पढ़ा रहा है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं सर कि ये योग्य जो शिक्षक होते हैं, योग्य शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, तो क्या काम है सर टीचर का, तो उसका काम है भाई साहब बच्चों के अंदर समग्र व्यक्तित्व का विकास करना। क्या करना, समग्र व्यक्तित्व का विकास करना, उसके पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना, वो टीचर का काम है। तो यहाँ से ये चीज़ें आप ध्यान रखे होंगे और ये टीचर का जो है इम्पोर्टेंट रखता है कि आप सिर्फ ज्ञान नहीं दें, ज्ञान के साथ साथ बच्चों का समग्र विकास करते हैं, समग्र व्यक्तित्व विकास करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं और बच्चे सर्वांगीण रूप से आगे बढ़ते चला जाता है। तो आपके ऊपर जो ज्ञान के बारे में आपने बच्चों को बताया, जो समग्र विकास के बारे में बच्चों को समझाया, वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है और आप भी उन सारे बच्चों के लिए अजर अमर हो जाते हैं। वो आपको कभी भी जिंदगी में भूल नहीं पाता है क्योंकि आप उनका फेवरेट टीचर बन जाते हैं, फेवरेट गुरु जी बन करके उभरते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गया। कहेंगे सर ये तो टॉपिक तो क्लियर हुआ, क्या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बन सकता है क्या, तो भैया ले आपके बीच में हम क्वेश्चन वो लेकर के आ गए हैं कि इससे रिलेटेड जो है ना इतने प्रकार के सवाल बन सकते हैं। सर सवाल क्या क्या बन सकता है, आप लोग जो है ना देख लीजिए सवाल कैसे बन सकता है। हमने कुछ सवालों को कलेक्ट किया है, बल्कि यहाँ से और भी सवालें बन सकता है और ऑब्जेक्टिव सवाल को जब हम लेकर के आएंगे आपके एग्जाम के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी लेकर के आएंगे। लेकिन अभी हम आपको इससे रिलेटेड कितना चीज़ें हमने कवर किया है वो थोड़ा सा दे देते हैं और यहाँ से आप
सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्या है, शिक्षण योग्यता की परिभाषा दीजिए। पूछा जाता है कि शिक्षण योग्यता जो है, टीचिंग का एबिलिटी जो है, उसका परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है, तो हमने स्टार्टिंग में बता दिया मास्टर साहब। अगला क्या है, तो शिक्षण योग्यता के घटक क्या है भाई साहब, तो घटक भी तो हमने पहले बता दिया, बिल्कुल बता दिए सर, इसमें कोई बात ही नहीं है। और अच्छे शिक्षक की विशेषता लिखना है। भैया अच्छा शिक्षक किसको कहते हैं, बढ़िया मास्टर साहब किसको कहते हैं, दिल में बसने वाला मास्टर किसको कहते हैं, तो भाई ये भी तो हमने बता दिया ना, बिल्कुल बता दिए गुरुजी। आगे क्या है, तो शिक्षण योग्यता का महत्व समझाना है, यानी कि शिक्षण योग्यता जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी तो हमने बताया ना, बिल्कुल बता दिए सर। तो ये भी हो गया डन डना डन डन। आगे क्या है, तो शिक्षण योग्यता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। टीचर की योग्यता का मूल्यांकन हमने बताया भैया 4-5 तरीका का है, और इससे थोड़े से पहले हमने बताया, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, और सब बात दिमागवा में जाकर के बैठ गया होगा, धस गया होगा, घुस गया होगा भैया। और अब कहेंगे कि टीचिंग जो है ना, बड़ा जबरदस्त चीज है, और जबरदस्त तरीके से पढ़ाने की कला आपके अंदर हो तो आपको कभी बोरिंग लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप 12 घंटे भी क्लास ले लेंगे तो लगेगा अरे एक पीरियड और हम पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप टीचिंग में रुचि लेने लगें, इंटरेस्ट लेने लगें, तभी आपको ऐसा लग सकता है, और नहीं तो 10 मिनट में आपके अंदर से पसीना निकल जाएगा और कहेंगे भैया हमसे नहीं हो पाएगा, ना बाबा हमसे ना हो पाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, लेकिन इसके बाद हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। किस बात की जानकारी सर, तो मिशन मंजिल के बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि भैया अभी मिशन मंजिल क्या क्या कर रहा है, आपको जानने की ज़रूरत है। मिशन मंजिल पर सारा चीज़ें अभी जो आप देखेंगे, अलग अलग जो चैनल पर अलग अलग चीज़ों का कंटेंट आपको उपलब्ध है। पहले आप देखेंगे मिशन मंजिल जो मेन चैनल है उसमें क्लास 11 और 12 के लिए है, तो 11th और 12th के लिए साइंस और कॉमर्स अभी उपलब्ध है, तो आप यहाँ से जाकर के कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा मिशन मंजिल जो 9th 10th है उसमें 9 और 10 के ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस हैं। तीसरा मिशन मंजिल जॉब जो है उसमें जॉब से रिलेटेड जितने भी तैयारियां हैं वो यहाँ पे क्लियर है। अगली जो बात है ना वो मिशन मंजिल ऐप के बारे में है। भैया मिशन मंजिल ऐप में सर बड़ा ज़बरदस्त है, बिल्कुल मिशन मंजिल ऐप आपके लिए है, वैसे छात्रों के लिए है जो एफर्ड नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा फीस बड़े बड़े कोचिंग में नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन उनका सपना है कि हम भी कुछ करें, हम भी पढ़ें, हम भी आगे बढ़ें। तो भैया आपके लिए मिशन मंजिल ऐप है, जहाँ पे कम से कम फी में आपको सारा कुछ दे दिया जाएगा। जैसे आप क्लास 12 साइंस में हैं, साइंस रखे हैं, तो आपको 799 रुपया में ही ऑल सब्जेक्ट पूरा 1 साल का आपको दे दिया गया है, बिल्कुल सर दे दिया गया है। कॉमर्स रखे हैं तो 499 रुपया में ही पूरा दे दिया गया है। उसी के साथ मिशन मंजिल 9-10 में है तो सिर्फ 299 रुपया में ऑल सब्जेक्ट लेकर के जाइए और पढ़िए धुआंधार तरीके से और टॉपर बन जाइए। यही मिशन मंजिल जॉब है, इसमें भी कुछ क्लासेस स्टार्ट हुए हैं और इसका भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, 399 है। SSC GD का और ग्रुप D का अभी चल रहा है धुआंधार तरीके से, तो आप जाइए और आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको सारा चीजें प्रोवाइड करने की जिम्मा हमारी है। मिशन मंजिल आपके लिए सारा कुछ कर रहा है, तो टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई में लग जाइए। जितना जल्दी आप इस बातों को समझ लेंगे कि आपको अपने हिस्से की मेहनत खुद करना होगा, उतना जल्दी आपका ग्रोथ शुरू हो जाएगा और उतना जल्दी आप भी अपने मंजिल की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो मिशन मंजिल से बस इतना ही, लेते हैं हम आपसे विदा और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।